नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो विषय बिंदु है वह है कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट और अंतिम प्रहार के रूप में हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो बिना देरी किए हुए आप सभी लोग अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, जरा देखा जाए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है, संविधान से संबंधित प्रश्न है और संविधान से प्रश्न लिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में, यहाँ भाग पूछा जा रहा है, किस भाग में क्या लगा है, आपातकालीन। तो भाग में आपातकालीन की व्यवस्था जो की गई है वह विकल्प है। यहाँ देखें तो आपातकालीन व्यवस्था जो लागू की गई है वह भाग 18 में है। कहाँ है, भाग 18 में आपातकालीन व्यवस्था लागू गई है। और ये भी आप याद रखिएगा, साथ ही साथ यह प्रश्न भी आपको याद रखना है पड़ेगा कि आपातकाल की जो व्यवस्था देश में ली गई है यह व्यवस्था जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। कहाँ के संविधान से, जर्मनी के संविधान से प्रभावित हो रहा है। और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपातकाल में 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। पहला है 352। जब देश के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 300, दूसरा बिंदु है 356 के तहत जब देश में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो, क्या विफल हो रहा हो, संवैधानिक तंत्र की विफल होने की अवस्था में 356 का प्रयोग, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है अनुच्छेद 360, जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। इसके माध्यम से कौन सा, वित्तीय आपातकाल। तो आज का जो प्रश्न है किस भाग से लिया गया है, आपातकाल, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा भाग 18 से है। आपातकाल की जो व्यवस्था ली गई है जर्मनी के वांगमर संविधान से। इसके तहत 3 आर्टिकल हैं इस भाग में, 352, 356 और 360। हो गया। अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संक्रमणशील का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर देखा जाए तो संक्रमणशील रोग का जो उदाहरण है वह बच्चों है क्षय रोग। कौन सा है, क्षय रोग। और इस रोग के संदर्भ में थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिएगा, यह जो क्षय रोग है माइक्रोबैक्टीरियम सुपरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम सुपरक्लोसिस
बैक्टीरिया के कारण, माइक्रोबैक्टीरियम सुपरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण यह रोग फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम सुपरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण यह रोग, बैक्टीरिया के कारण यह रोग फैलता है। पहले प्रश्न पर जरूर ध्यान देना कि संक्रमण रोग किससे है? क्षय रोग। क्षय रोग नहीं समझ पा रहे हो तो यहां याद रखिएगा टीबी जो होता है वह क्या किस प्रकार संक्रमणकालीन रोग है। यह फैलता किससे है? माइक्रोबैक्टीरियम सुपरक्लोसिस से यह रोग फैलता है। इस रोग के होने से पीड़ित व्यक्ति के छींकने और थूकने से यह रोग काफी तेज से क्या होता है? फैलता है। तो यह प्रश्न के साथ साथ इसको जरूर आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंद देश है? यहां दिया गया है और हमें बताना है कि भूमिबंद देश के अंतर्गत कौन सा है। म्यांमार, चीन, भूटान। म्यांमार नहीं है, चीन नहीं है, भूटान। यहां क्या दे रहा है? कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंद देश है? तो यह उत्तर आपका कौन सा होगा? भूमिबंद देश, जिसे हम कह सकते हैं स्थल रुद्ध देश, स्थलों से गिरा है, स्थल रुद्ध देश के रूप में जाना जाता है। वह हमारा है कौन सा? भूटान। कौन सा है? भूटान, जो स्थल रुद्ध देश के रूप में जाना जाता है। अगला ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता। प्रवाह तक नहीं कहा जाता, विकिरण नहीं कहा जाता, अभियान नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। मौसम विज्ञान के संवहन मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर दिशा में वायुमंडलीय गति को संदर्भित करता है। तो वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपके हो गए हैं। पड़ोसी देश का भूमध्य है भूटान, ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हो रहा है, जरूर याद रखिएगा, 1906 में। 1906 में, थोड़ा सा और बढ़ाइए इस क्वेश्चन को, 1906 में यह स्थापना हो रहा है नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में 1906 के बंगाल, यहां लिखा ही गया है ढाका, कहां? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ध्यान दे दीजिएगा, कहां? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो कब की गई है? 1906 में। कब की गई है? 1906 में की गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कैकट किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? कैकट किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? यहां पूछा जा रहा है कि कैकट जो है वह किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है। तो यहां दिया जा रहा है उत्तर काई। कैकट काई का उदाहरण नहीं है। समुद्धित जलीय पादप
ये भी नहीं है, यह गूदेदार पादप है। कैकट्स किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? कैकट्स जो है गूदेदार पादप का उदाहरण है। हो गया, कैकट गूदेदार उदाहरण का है, प्रस्तुत कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया था? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में जो घोषित किया गया है वह है देखें 2006 नहीं, 1996 में भी नहीं, 1986 में अगर देखा जाए तो हम्पी को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित जो किया गया है वह 1986 में घोषित किया गया है। कब किया गया है? 1986 में इसे विश्व विरासत की सूची में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा अगले प्रश्न पर आते हैं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स में CTRL प्लस Z कमांडर, CTRL प्लस Z कमांड का शॉर्टकट है। CTR प्लस Z कमांड का शॉर्ट है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने का, दूसरा है जूम मैग्निफिकेशन को समायोजित करने का, तीसरा है पिछली क्रिया को पूर्ववत करने का, टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने का, टेक्स्ट को संरेखित करने का। तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स CTRL प्लस Z कमांड का शॉर्टकट है। यह शॉर्टकट जो है वह क्या है? वह है न तो डॉक्यूमेंट्स का है, जूम मैग्निफिकेशन को समायोजित करने का भी नहीं है, यह पिछली क्रिया को पूर्ववत माने पहले पूर्ववत करने का है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में CTRL प्लस Z कमांड क्या है? पिछली क्रिया को पूर्ववत करने का है। पिछली क्रिया को क्या करना है? पूर्ववत करने का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है उस पर विचार करते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला किसके शासन काल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? उत्तर प्रदेश में चित्रकारी कला में ने किसके शासन काल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो चरम स्थान सबसे सर्वोच्च चित्रकारी के रूप में सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त किया वह किसके शासन काल में? तो विकल्प पहला ही सही है। वह कौन सा है? जहांगीर के शासन काल में। किसके शासन काल में? जहांगीर के शासन काल में। और जहांगीर को चित्रकारी में स्वयं ही बड़ी रुचि थी। जहांगीर को चित्रकारी के संदर्भ में देखा जाए तो इन्हें इस चित्रकारी में स्वयं ही काफी रुचि थी और रुचि की वजह से इनके शासन काल में यह चित्रकारी अपने चरम शिखर पर पहुंची। अगला है कि रामसर सम्मेलन से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो है वह किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? क्या वन्यजीव तस्करियों से है? नहीं। साइबर सुरक्षा से नहीं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से भी नहीं है। यह किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। और ईरान के राम शहर में, ईरान के कहां? यह जो
सम्मेलन कहा जा रहा है या कहाँ है? ईरान के राम शहर में ईरान के राम शहर में 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन हुआ था। 2 फरवरी कब हुआ था? 1971 को यह सम्मेलन हुआ था। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि, यहां यह भी आपको याद रखना है कि यही 2 फरवरी को, इसी के आधार पर 2 फरवरी को आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है, या 2 फरवरी को आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को आर्द्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान दें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन से संबंधित है? भारतीय संविधान में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद जो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। तो यहां पर है अनुच्छेद 39। कौन सा है? लेकिन इसे आप और भी जानिए। अनुच्छेद 39 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संशोधित करके इसमें एक और अनुच्छेद जोड़ा गया जो कहा गया है अनुच्छेद 39A। इसी अनुच्छेद 39A के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, या इसमें क्या कहा गया? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन और सामान्य कार्य। और अनुच्छेद, यहां आप इसको भी जानिए, यहां अनुच्छेद 38 है कि राज्य का यह दायित्व है कि लोक कल्याणकारी कार्य को करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था दे जिससे लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके? लोगों में क्या मिले? एक कल्याणकारी व्यवस्था के स्थापित करने के संदर्भ में कहा जा रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था दें जो लोगों में क्या मिले? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और अनुच्छेद 14 में करा विधि के समक्ष, यह लाइन आपको भी याद रखना है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 2 कॉन्सेप्ट, जो एक ब्रिटेन से लिया गया है, दूसरा कहां? विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से। अनुच्छेद 46 जो है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संदर्भित की बात के संदर्भ में वर्णन किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 के में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो प्रथम 1930 में प्रथम 3, यहां याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है वो कहां? लंदन में, और 1930 में। इसके बाद दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में। यह तीनों डेट जो हैं वह किससे संबंधित हैं? प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखा जाए कि भारत में जनगणना का कार्य वर्षों में एक बार, कितने वर्षों के बाद जनगणना, कितने वर्षों के बाद जनगणना की जाती है, यही पूछा जा रहा है। इसका यही मूल भाव है कि जनगणना का कार्य कितने वर्ष में किया जाता है। तो उत्तर आप यहां यह ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो जनगणना की जाती है कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद इसकी जनगणना का प्रावधान है। 10 वर्षों के बाद यहां जनगणना का प्रावधान किया गया है। और यह जनगणना जो प्रारंभ हो रहा है वह मेयो के, किसके शासनकाल में? ध्यान दीजिएगा, मेयो के शासनकाल से
में शुरुआत मेयो के शासनकाल में इन्हीं के द्वारा शुरू किया। लेकिन अनवरत के रूप में कहें तो इसे रिपन का नाम भी आता है, यह भी आपको याद रखना है, रिपन के शासनकाल में। अब यहां डेट यह ध्यान दीजिएगा 1872। कब? 1872 के अंतर्गत भारत में जनगणना का कार्य जो किया जा रहा है वह कहां 10 वर्षों के अंतर 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में शुरू हुआ था और इसकी जो गणना हो रही है 1881 के आधार पर। चलें तो पहला लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित होते हैं? किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित होते हैं? तो वह ग्रह आपका कौन सा है बच्चों? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। इनके घने और पीले बादलों से होते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास से कितने किलोमीटर के दायरे के भीतर 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है? 5000 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर के दायरे का यहां प्रावधान किया गया। कितने? 5 किलोमीटर के दायरे का यह प्रावधान है। तो आज यह भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 अप्रैल का दिन 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 11 अप्रैल का जो दिन है वह किस रूप में मनाया जाता? तो यहां यह ध्यान दीजिएगा कि जो 11 अप्रैल यहां दिया गया है यह राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में, यह किस रूप में मनाया जा रहा है? 11 अप्रैल जो है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर वहीं और भी जानने का प्रयास करें तो 7 दिसंबर को अगर हम लोग देखें तो 7 दिसंबर को ध्यान दीजिएगा, 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा अगर हम देखें कि भारतीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह आपका रहा इस प्रश्न का उत्तर। तो मूल यहां जो पूछा गया था वो क्या था? 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलें अगला प्रश्न है किस किराना घराना, यहां देखिए किराना घराना शास्त्रीय ख्याल कला का सबसे महत्व रूप उत्तर प्रदेश के किराना जिसे कहा उत्पन्न हुआ वह किस जिले में है? यह किस जिले में है? तो यह हमारा किराना घराना शास्त्रीय ख्याल कला का सबसे महत्वपूर्ण रूप उत्तर प्रदेश किराना शहर जो है वह उत्पन्न हुआ जो मुजफ्फरनगर जिले में है। कहां है? मुजफ्फरनगर जिले में है। यह कहां पर है? मुजफ्फरनगर जिले में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर नगर जिले में है।
जिसकी तहसील और कस्बा अगर हम कहें तो तहसील इसका कस्बा क्या है, कैराना। इसका कस्बा क्या है, कैराना, कस्बे के तहत हुई। अब इस जिले का नाम शामली, शामली हो गया है, क्या है, शामली, शामली से माना जाता है। यहां उस्ताद अब्दुल करीम खां, यहां कौन थे, उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, यहां इन्हीं का जन्म स्थान भी है, जो 20वीं सदी में किराना शैली के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां का यह जन्म स्थली भी है। बढ़ें, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा का नेतृत्व आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है। आर्थिक अपराध शाखा का नेतृत्व आमतौर से किसके द्वारा, यहां प्रश्न है एसपी ईओडब्ल्यू, आईजी ईओडब्ल्यू, निरीक्षक ईओडब्ल्यू, यहां क्या लिखा है, ईओडब्ल्यू। तो यहां याद रखिएगा डीआईजी, अगर यहां डीजी लिख दिया गया होता तो और अच्छा होता, लेकिन यहां लिखा गया है ईओडब्ल्यू। तो इनके द्वारा किया जाता। आर्थिक अपराध शाखा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जाता रहा है, ईओडब्ल्यू के द्वारा किया जा रहा है। डीजी अगर यहां और भी लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा, डीजी ईओडब्ल्यू, किसके द्वारा, डीजी ईओडब्ल्यू के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में इनमें से कौन सा राज्य अग्रणी है। ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में इनमें कौन सा राज्य आगे है सबसे, तो वह राज्य है, आप याद रखिएगा, यह आपको रटना है। यह राज्य आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है। और पिछले महीने वृक्षारोपण के लिए 10 राज्य, अगर कहा जाए 4,980 हेक्टेयर पर फैले पर यह 500 से अधिक भूमि पर्सनल मंजूरी के लिए दे दिया गया है। तो यहां सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि ग्रीन क्रेडिट योजना जो है इसका वृक्षारोपण में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा यह सबसे आगे अगर राज्यों की श्रेणी में है तो वह है मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था। यहां का ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था। तो यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं संशोधन संस्थान द्वारा ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 में जारी किया गया था। इसे अगर कहा जाए तो कचरा मॉनिटर रिपोर्ट। कौन सा, कचरा मॉनिटर रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर की सहायता से, पहले मूल प्रश्नों पे आए कि हाइग्रोमीटर की सहायता से कौन मापा जाता है। तो पहला प्रश्न का यहां का उत्तर है आर्द्रता। आर्द्रता से क्या नापा जाता है बच्चों, आर्द्रता से नापा जाता है हाइग्रोमीटर। और साथ ही साथ यहां अगर देखा जाए तो और विकल्प है, भूकंप का मापक कौन है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से फिर से क्या नापा जाता है, भूकंप का मापक है सिस्मोग्राफ। अगला है कि रक्तचाप स्फिग्नोमीटर से,
स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या नापा जाता है? रक्तचाप। यह आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। आर्द्रता का मापक हाइड्रोमीटर, भूकंप सिस्मोग्राफी नामक यंत्र से, रक्तचाप ब्लड प्रेशर इसको स्फिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। तो यह भी आपका यहां प्रश्न क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। अगले प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए है क्या? अगला प्रश्न है, भारत में दया याचिका किसे संबोधित की जाती है? भारत में दया याचिका किसे संबोधित की जाती है? दया याचिका, मान लीजिए न्यायालय ने आदेश दे दिया, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ गया और उस पे याची के द्वारा दया मांगा जा रहा है, तो दया याचिका पर कौन दे सकता है? तो यहां है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नहीं राज्यपाल। यहां आपका जो यह प्रश्न पूछा जा रहा है भारत में दया याचिका, तो यह है अनुच्छेद 72 के तहत यह अधिकार मिला हुआ है किसको? राष्ट्रपति को। किसको मिला है? राष्ट्रपति को दया याचिका पर सुनने का अधिकार मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य, यहां देखें, उत्तर प्रदेश राज्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 8 राज्य और 1 केंद्र शासित जो आपका क्या है? संशासित दिल्ली से पूरी तरह से क्या है? घिरा हुआ है। ये राज्य अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, ये राज्य आपके कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा राजस्थान, तथा कहां? राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित, तो 1 केंद्र शासित कौन है? वही नई दिल्ली। यही जो है एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के रूप में माना जा रहा है। तो यहां का विकल्प क्या होगा? यह होगा। कौन सा? यहां का विकल्प आपका होगा 8 और 1। कौन सा होगा? 8 और 1। यहां देखा जाए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कार्य है? इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य है, कौन सा कार्य है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का देखा जाए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों पर गौर करना, ऐसे मामलों को उचित अधिकारियों के समक्ष उठाना, ये भी है। अल्पसंख्यकों के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उचित उपाय सुझाना, ये भी सही है। संघ एवं राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन से कार्य हैं, तो जितने विकल्प हैं वह सभी हैं। तो यहां का उत्तर क्या होगा? यहां का उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग एक है, योजना आयोग एक है, मंत्रालय है? नहीं। स्वायत्त निगम है? नहीं। यह एक है सरकारी निकाय। कैसा निकाय है? सरकारी निकाय है। अब तो योजना आयोग का नाम बदल करके मोदी शासनकाल में इसका नाम हो गया है नीति आयोग। क्या नाम है?
नीति आयोग। यह एक संविधान नेतर संस्था है। संविधान नेतर संस्था, यह एक प्रकार से कैसा है? संविधान नेतर संस्था है। संविधान नेतर संस्था है। तो यह क्वेश्चन आपका यहां पर पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अनुसार, नहीं, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन हैं? उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन हैं? तो अपर मुख्य सचिव कौन है? इसमें दीपक कुमार। विकल्प के आधार पर हमारा कौन सा है? दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संविध इनमें से किसका अनुपालन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्टेटस जो है वह किसका अनुपालन करता है? पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का करता है कि GATT का करता है कि जिनीवा का? न तो यह कर रहा है, न क्योटो प्रोटोकॉल का करता, बल्कि किसका करता है? पेरिस का सिद्धांत का। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार किसका अनुपालन करता है? तो यह है आपका उत्तर पेरिस के सिद्धांत का। अगला है, इनमें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। भारत का उत्तर प्रदेश के निवासियों का उनका शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश का थिरकुत्तम नहीं है, मोहिनीअट्टम नहीं है, उड़ीसा नहीं है, वह कौन सा है? कथक है। उड़ीसा, ओडिसी जो है यह उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। तो यह रहा है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। तो याद रखिएगा कथक जो है यह उत्तर प्रदेश, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी का शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अगला देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? हरियाणा नहीं है। हरियाणा आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में पूछा जा रहा है। तो हरियाणा, केरल, बिहार, उड़ीसा। तो न तो हरियाणा है, न केरल है, न उड़ीसा। वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है, बिहार है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रकार है? लैंगिक असमानता होने का जो यहाँ विकल्प दिया गया है उसमें एक प्रकार कौन सा है जिसकी वजह से लैंगिक असमानता होती जा रही है? तो यहाँ है मृत्यु दर में असमानता, ये भी सही है। जन्मजात असमानता, ये भी सही है। रोग ज्वार में, तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। कितने हैं? सभी विकल्प इसके सही हैं। तो अलैंगिक असमानता का संदर्भ में कि जो कारण दिया गया है इसमें सभी विकल्प आपके क्या हैं? सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 53 कहता है बच्चों की संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 क्या उल्लेख कर रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और यही पूछ रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां वर्णन किया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद
के माध्यम से 53 में पहला उत्तर है। तदर्थ न्यायाधीश की बात कही जाए तो यह नहीं है, बल्कि आपका उत्तर क्या है, ये सारे विकल्प आपके क्या हैं, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत हैं। अगला बढ़ते हैं। तो इसी के साथ मित्रों आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद।